हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे स्टूडेंट्स आप पे पूरा विश्वास है कि आप बहुत खुशी से, एक जोश के साथ, विद एनर्जी अपने टारगेट में लगे हुए होंगे। थकना मना है। जो लाइफ में थक गए, जो रुक गए, उसकी लाइफ में बोरियत स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि जब तक पानी है, जब तक कोई पानी चलता हुआ हो, तब तक वो साफ रहता है, उसमें एक एनर्जी होती है, उसमें एक फ्लो होता है, ठीक है, उसमें एक रवानगी होती है। ठीक इसी प्रकार एक चलती हुई लाइफ में एक ऑलवेज एक विकास होता है, एक टारगेट को प्राप्त करने की इच्छा रहती है, एनर्जी होती है, जोश होता है और जीने की उमंग होती है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, कभी लाइफ में रुकना मत, हमेशा फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ बोते रहना। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पे देखिए कैसा सवाल आता है, सामने मैंने लिखा हुआ है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख बनाइए तथा रचना व क्रिया विधि का वर्णन करते हुए निम्न स्थितियों में आवर्तन क्षमता का सूत्र स्थापित कीजिए। इतनी बार ये सवाल आया हुआ है, लगभग हर साल ही आ जाता है। कितने नंबर में? 5 नंबर में। सेट क्वेश्चन है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी देखते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है क्या। तो हेडिंग डाल देते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो डालते देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है? यह एक ऐसा प्रकाशिक उपकरण है, यह एक ऐसा प्रकाशिक उपकरण है जिससे सूक्ष्म वस्तुओं या जीवों को स्पष्ट रूप से देखा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है उसे लिख देंगे। तो लिखते हैं सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक क्या लिख देते हैं? इसका सिद्धांत लिख देते हैं, बड़ा अच्छा बनेगा। मैंने आपको बताया सिद्धांत हर उसका आपको याद होना चाहिए। सिद्धांत जितने भी ये ऐसे उपकरण हैं जो कि किसी वस्तु को बड़ा करके दिखाते हैं, तो दर्शन कोण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, लिखते हैं यह दर्शन कोण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दर्शन कोण के सिद्धांत पर कार्य करती है, अर्थात दर्शन कोण का सिद्धांत क्या है? अर्थात कोई वस्तु हमारी आंख पर जितना बड़ा दर्शन कोण बनाती है, वस्तु उतनी ही स्पष्ट, व बड़ी दिखाई देती है। ठीक है फ्रेंड्स,
अब हम इसका देखिए क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, इसका बनाएंगे हम किरण आरेख। तो देखिए ये भी, क्योंकि ये सवाल में नहीं पूछा तो आप स्टूडेंट सीधा यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि किरण आरेख। तो अब मैं इसका क्या बनाता हूं, किरण आरेख हेडिंग डालते हैं, लिखते हैं किरण आरेख। तो किरण आरेख बनाते हैं, पहले हेडिंग डालते हैं किरण आरेख। यहां से बिल्कुल यहां से स्टार्ट कर सकते हो आप, वो मैंने नॉलेज के लिए लिख दिया। ये लीजिए किरण आरेख, बनाते किरण आरेख। तो देखिए बहुत आराम से बनाना किरण आरेख। ये लीजिए, ये एक सीधा पहले क्या खींचिए आप, एक सीधी लाइन खींच ली, यहां पर आप एक छोटा लेंस बनाएंगे, ठीक है। ये है अभिदर्शक, ये कौन सा लेंस है, अभिदर्शक। बहुत सुंदर ढंग से बनना चाहिए। ये अभिदर्शक है, इसलिए हम इसे लिखते हैं ओ से, क्योंकि इसे क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदर्शक लेंस। इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, अभिदर्शक लेंस, ठीक। और नेत्रिका इसमें बड़ी होती है, नेत्रिका। पहले देखो स्टूडेंट्स, आप क्या बना लीजिए, क्या लीजिए आप छोटा, फिर ऐसे एक ऐसे बना लीजिए, जितना बड़ा ऊपर जितना उतना ही। आप इनको ध्यान से बिल्कुल बनाने के लिए मैं टेक्निक बता रहा हूं, इस तरह से ये हो गया। और ऐसे ये क्या है, नेत्रिका। जो नेत्र की ओर होते हैं उसे नेत्रिका। नेत्रिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आईपीस। इसलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, ई से, इसी सेंटर, ठीक हो गया। ये स्टूडेंट्स कुछ दूरी पर रखी होती है। अब हम देखिए क्या बनाते हैं, इसका एक चित्र बनाते हैं, किरण बनाए। तो देखिए बनाते हैं, ये लीजिए, ये इसकी फोकल लेंथ है, ये इसकी क्या है, फोकल बिंदु है। ये लीजिए, ये इसका क्या है, फोकल बिंदु। तो इससे थोड़ा सा दूर की ओर रखेंगे, बाहर की ओर। ये एक सूक्ष्म वस्तु है, ये लीजिए, ये क्या है, सूक्ष्म वस्तु ए बी। इससे बाहर की ओर रखेंगे, ठीक हो गया। आपको पता है स्टूडेंट्स, हमें इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणें हम इससे चलाएंगे, और इस अभिदर्शक से अपवर्तन के पश्चात जहां भी वे मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होती है, वहीं पर उसका वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। जब अपवर्तन के पश्चात वो किरणें वास्तविक रूप से मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और तथा जो आभासी यानी कि पीछे मिलाने पर या आती हुई प्रतीत होती है, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जनरल टिप्स पे होनी चाहिए। तो स्टार्ट करें, दो किरणें चलाएंगे हम। तो देखिए, एक किरण तो मैं यहां से गुजारूंगा सीधे, ठीक है। इस थोड़ा जितना छोटा बनाऊंगा उतना ही, ये लीजिए छोटा सा, ठीक। तो एक किरण तो आप ऐसे चलाइए, पहले इस वाली किरण को चलाइए, ये लीजिए सीधी, ठीक है स्टूडेंट्स। अप और एक चलाइए यहां से, ये ऐसे सीधी बिल्कुल। आप पहले प्रतिबिंब बना लीजिए, इसका प्रतिबिंब आप यहां बना लीजिए, बहुत ध्यान से, ठीक है। थोड़ा सा और बना लीजिए ये। तो अब अपनी स्केल को आप ऐसे कर लो, देखो इस बिंदु से मिलाइए और इससे मिलाइए और सीधी लाइन खींच लीजिए। बात समझ रहे हो ना। इसको भी अभी मत बनाइए, इस पॉइंट को स्केल आपका ऐसा होना चाहिए कि वो यहां टच हो और यहां पर टच हो, और इसको क्या कर दीजिए, मिला लीजिए, बिल्कुल सीधी लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन, ये लीजिए सीधी लाइन, ठीक। अब इसको और इसको मिला लीजिए, इसे ये तो आपको मोड़ना, जितना मोड़ना है उतना मोड़ दीजिए, आराम से मिल जाएगी। आपको यहां मिला देना, ठीक है। तो ऐसे ये इसने मोड़ेगा, ये स्केल से ज्यादा अच्छा बनता है। स्केल से आप प्रैक्टिस कीजिए, सीधी कीजिए, ऐसे सीधी, फिर थोड़ी सी तिरछी हो गई, ऐसे। देखा स्टूडेंट्स, ये दो किरणें चली यहां से,
इससे अपवर्तन के पश्चात कहाँ मिल गई है, तो इस अभिदर्शक लेंस द्वारा इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब क्या बन गया, ये ए डैश और ये हो गया जी बी डैश। क्लियर हो गया। अब ये अभिदर्शक लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है तथा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाता है। ये क्योंकि 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है तो इसलिए हम इसे यहां बना लेते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले देखिए कैसे बनेगा। आप इसको और इसको ये कीजिए बिल्कुल सीधे, जहां भी ये ठीक है। एक किरण आप इसे ऐसे गुजारिए, ऐसे, तो ऐसे जाएगी सीधी, तो आप इसे पीछे खींचिए, पीछे बिल्कुल सीधी, जहां भी जाती है ये सीधी खींचिए। फिर ऐसे ही इन किरणों को तो नहीं मोड़िए, यहां पर मिलाइए इसे, यहां पर आप बना लीजिए इसके पास ही, सीधी। स्केल से बड़ी आसानी से बन जाता है स्टूडेंट। इसे थोड़ा पीछे बढ़ा और लीजिए, ध्यान ऐसे इस किरण को यहां बिल्कुल इस तरह से खींच के ले आइए कि इसे यहां ये यहां मिल जाए। ये वाली भी यहां से आती है, ठीक। तो ये इसको आप ऐसे बिल्कुल सीधी इस तरह से, तो ये किस में जा रही है, नेत्र में। ये हमारी क्या है, नेत्र। ये हमारा क्या हो जाएगा, नेत्र हो जाएगा। ये नेत्र में, ये हमारी आंख। ठीक है फ्रेंड, बिल्कुल ऐसे सीधे, थोड़ा सा और इसे और ना, तो बिल्कुल इसे ऐसे और इसे ऐसे यहाँ मिल जाएंगे, तो कैसे चित्र हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आप बहुत ध्यान से, ये इसके लिए क्या है, वस्तु, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, यू। वस्तु की दूरी किससे रिप्रेजेंट कर, यू से, और यहाँ छोटा सा ई बना लीजिए, कैपिटल लिखो आप, चलो छोटा लिख लीजिए, ये क्या है, यू, और छोटा सा ई बना दो। यहाँ ई का मतलब आई पीस, यानी कि नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य कर, वस्तु को लिखे माइनस, तो क्योंकि इधर क्यों है तो ये होगी माइनस। इसके लिए ये प्रतिबिंब है, तो ये लीजिए, ये क्या है, प्रतिबिंब, यानी कि वी ई, क्योंकि ये इधर है तो ये होगा माइनस 20 पर इसकी दूरी पर बन रहा है, ये हो गया। ठीक है, बहुत ध्यान समझना स्टूडेंट्स देखना। और ये इसके लिए क्या है, देखो वी यू ओ, ये भी माइनस, और यहां से यहां तक की दूरी ये क्या है, ये इसके लिए प्रतिबिंब है वी ओ। भाई इसके लिए प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से, और ऑब्जेक्टिव के लिए तो यहाँ छोटा सा ओ बना दिया। ये चित्र आपको कंप्लीट हो गया। किरण आरेख, इनके स्टूडेंट्स प्रैक्टिस किए, ठीक है। तो किरण आरेख बन गया। अब हम इसका क्या कर देते हैं, वर्णन कर देते हैं। तो करते देखिए वर्णन। तो किरण आरेख हो गया, तो हेडिंग डाल दीजिए रचना व क्रिया विधि। रचना व क्रिया विधि। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए रचना व क्रिया विधि में इसका वर्णन करते हैं बिल्कुल उसी तरह से। देखिए क्या लिखेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, यानी कि दो लेंसों को संयुक्त कर दिया हमने। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो अभिसारी लेंस, एक ये और एक ये, एक दूसरे से समाक्ष रूप से, यानी कि दोनों की अक्ष एक ही है। ठीक, तो लिखते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, बहुत सुंदर, उसमें रटना तो है ही नहीं, चित्र का वर्णन करना है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो अभिसारी लेंस एक दूसरे से
समाक्ष रूप से, यानी दोनों की अक्ष एक ही है, समाक्ष रूप से कुछ दूरी पर रखे होते हैं, कुछ दूरी पर रखे होते हैं। ठीक है, ये अब बस वही करेंगे। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदर्शक लेंस, तथा जो नेत्र की ओर होता है उसे नेत्रिका कहते हैं। कितना सिंपल स्टूडेंट्स, देखिए जो लेंस वस्तु की ओर होता है और होता है उसे अभिदर्शक लेंस, तथा जो नेत्र की ओर होता है और होता है उसे नेत्रिका कहते हैं। समझ में आ गया, इसे नेत्रिका कहते हैं। आप देखिए और समझिए, और क्या देख रहे हैं, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसी पे एक सेंटेंस बना दीजिए। अभिदर्शक लेंस छोटे द्वारक व छोटी फोकस दूरी का होता है, जबकि नेत्रिका बड़े द्वारक तथा बड़ी फोकस दूरी का होता है। मैंने यहां द्वारक शब्द यूज किया। द्वारक का मतलब यह है कि जो लेंस जितने स्थान से अपने में से प्रकाश गुजारता है उसी स्थान को क्या बोलते हैं, द्वारक। मतलब ये द्वार है, द्वार का क्या फंक्शन है, हमारे आने जाने का रास्ता, यानी कि हम इस गेट से उतनी ही बड़ी वस्तु अंदर ला सकते हैं जितना इसका साइज है। इसी प्रकार से जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा इससे प्रकाश इससे अंदर जा सकेगा, उसे हम बोलते हैं इसे द्वारक, लेंस का द्वारक। तो लिखते हैं नेक्स्ट, देखो अभिदर्शक छोटे द्वारक, छोटा है, छोटे द्वारक व कम फोकस दूरी का होता है, वह कम फोकस दूरी का होता है। जबकि नेत्रिका बड़े द्वारक व बड़ी फोकस दूरी का होता है। ठीक है, अब ये दोनों जो है दो अलग अलग धातु की नलियों में फिट होते हैं, जिन्हें हम पेज की सहायता से आगे पीछे खिसका सकते हैं। उसे यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें तो उसका एक सिंपल सा एक उसका वर्णन करना है। ओके, अब देखिए अब क्या होगा, अब इसकी क्रियाविधि है ना, तो हेडिंग डाल, रचना में क्रियाविधि हमने एक साथ ही डाल दी। तो अब लिखिए इस क्रियाविधि लिखते, देखिए लिखिए सूक्ष्म वस्तु AB का प्रतिबिंब सूक्ष्म वस्तु AB का प्रतिबिंब अभिदर्शक द्वारा, बल्कि सूक्ष्म वस्तु AB को, सूक्ष्म वस्तु AB को, ये बहुत अच्छा है, सूक्ष्म वस्तु AB को अभिदर्शक के प्रथम फोकस बिंदु से कुछ बाहर की ओर रखते हैं, कुछ बाहर की ओर रखते हैं, बाहर की ओर रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं स्टूडेंट्स, इसे भी समझ लीजिए। अगर मैं इसे यहां रखूंगा, इस फोकस बिंदु और यहां के बीच,
तो इसका आभासी प्रतिबिंब इधर बनेगा, फिर हम वहां नहीं देख पाएंगे, उसका आभासी प्रतिबिंब यहां बनेगा, हमें तो उसका रियल प्रतिबिंब बनाना है इसके सामने। तो देखिए बाहर की ओर रखते हैं, जिससे अभिदर्शक द्वारा, मैं लिख भी देता हूं स्पष्ट रूप से, जिससे अभिदर्शक द्वारा वस्तु AB का वास्तविक प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है, A डैश B डैश बनता है, जो कि नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा तथा अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनता है, A डबल डैश B डबल डैश, A डबल डैश B डैश बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये इसका क्या होगा, वर्णन होगा। अब हम निकालते हैं आवर्धन क्षमता। तो देखिए स्टूडेंट्स, आवर्धन क्षमता कैलकुलेट करते हैं, तो आवर्धन क्षमता हेडिंग डाल दीजिए, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या है पहले तो देख लीजिए। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण, ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब देखो बहुत ध्यान समझो, ये है हमारा अंतिम प्रतिबिंब A डैश B डैश, ठीक है ये, और ये है हमारी आंख, तो मैंने यहां मिला दिया ये, और इससे ये मिला दिया, ठीक, देखो ये वाला, तो ये कोण कितना बन गया बीटा, ये कोण कितना बन गया बीटा, ये कोण होगा हमारा बीटा, तो यहां लिख दो बीटा, तथा वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण, इसे देखो अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसे और समझो, आंख पर कितना दर्शन कोण बन रहा है, ये रहा हमारी वस्तु, और ये यहाँ, तो इसे सीधा मिला दो यहाँ पर, और इसे ऐसे यहाँ मिला दीजिए, ठीक, ये कितनी दूर, ये बिल्कुल जस्ट इसके पास ही है, देखो A और A डबल डैश बिल्कुल जस्ट इस पास है, तो देखिए, तो अगर मैं यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे यहाँ मिलाता हूँ, देखो ये तो ऐसे मिल ही रहे हैं सीधे, अगर मैं इसे मैं मिटा रहा हूँ, मिटा दूंगा इसे ऐसे, ये लीजिए, तो ये कितना होगा अल्फा, ठीक है, लेकिन ये घिचपिच हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसे अलग से बना देता हूँ, ये लीजिए, इसे अलग से बना देता हूँ, इस चित्र को ये लीजिए, यहाँ पर बना देता हूँ, ये रहा AB, ये थोड़ा बड़ा के दिखा देता हूँ, ये वस्तु क्या है AB, ये हमारी आंख है E, ये कितना अल्फा, ये जो चित्र है मैंने इतने छोटे से रूप में करके दिखा दिया, ये रहा E, देखा ना, A ये रहा, E ये रहा, A ये रहा, E ये रहा, B ये रहा, तो मिला दिया, ये अल्फा कोण, और ये कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी -D, यहाँ से तक की दूरी, ये क्योंकि ये पास है, दर्शन कोण किसको अल्फा के अनुपात को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं।
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता यानी कि एम, कैपिटल एम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अर्थात बस ऐसे लिखो, आवर्धन क्षमता क्या होगी स्टूडेंट्स? तो देखिए आवर्धन क्षमता क्या होगी, आवर्धन क्षमता को एम से, तो एम बराबर क्या, यहाँ पर बीटा अपॉन एल्फा, इसे इक्वेशन नंबर ले लीजिए। देखो लिखने का तरीका है, ठीक है। अब बस हमें बीटा और अल्फा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। देखो बीटा की वैल्यू किसकी कर करेंगे, ए डैश बी डैश और ई से, ई सम कॉन्टिब्यूट से। तो एक स्टूडेंट से लिख देते हैं, चूंकि अल्फा व बीटा के मान बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, अतः देखना समकोण त्रिभुज किसकी वैल्यू निकालनी, बीटा की। अतः समकोण त्रिभुज, कौन समकोण त्रिभुज है स्टूडेंट्स, ए डैश बी डैश ई में, ए डैश बी डैश ई में, ये रहा ए डैश बी डैश ई में है। तो लिखिए ए डैश बी डैश ई में tan बीटा, हम इसे बीटा भी लिख सकते हैं, केवल क्यों छोड़ देंगे इसे, लंबटे आधार, लंब क्या है इसका, देखो ये है ए डैश बी डैश अपॉन आधार क्या है ए डैश ई। बहुत ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ए डैश ई बहुत ही मोस्ट, अब इनकी वैल्यू रखिए। ए डैश बी डैश हमें पता नहीं, अभी नोटेशन के रूप में लिख लीजिए ए डैश ई, ये रहा ए डैश ई, ए डैश कितने माइनस यू ई, चिन्ह सहित रखोगे माइनस यू ई, इक्वेशन ये होगा, ठीक है। बीटा का मान ये होगा, अल्फा का मान इसमें निकाल देंगे ए बी में, जो हमने यहां बनाया, ठीक है। तो लिखिए समकोण त्रिभुज क्या, ए बी ई में, ये रहा ए बी ई में। तो लिखेंगे tan अल्फा, क्योंकि छोटा है तो अल्फा लिख लो, लंबटे आधार, इसका लंब क्या है ए बी, अपॉन आधार क्या है ए ई, और इसे हम लिख देंगे ए बी अपॉन माइनस, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी क्या है, ये इसके बराबर है, ठीक। तो अब ये वैल्यू हम अल्फा का भी मान होगा हमारा, बीटा का भी मान होगा, यहां रखते समीकरण एक में रखो अल्फा तथा बीटा के ये मान समीकरण एक में रखने पर रखो m बराबर कितना आएगा, बीटा की जगह क्या रख दो, ये रहा, देखो बड़ा सा लिख लो थोड़ा, m बराबर कितना है ए डैश बी डैश माइनस यू ई, इसका मान रखिए ए बी अपॉन माइनस बी। देखना स्टूडेंट्स, इससे ये कट गया तो कितना, माइनस से माइनस कट गया तो क्या आ गया, मैं ऐसे लिखता हूं इसे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ठीक है। इसे ऊपर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा डी बटे यू, ठीक है। ये इक्वेशन हम चलो, तो ये इक्वेशन नंबर कितनी होगी, अभी से इक्वेशन नंबर मत दो, अब हमें क्या लिखते हैं, हम इस ए डैश बी डैश, चलो रख लीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इस ए डैश बी डैश की वैल्यू हमें और कैलकुलेट करनी है, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम स्टूडेंट्स कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो ए बी ओ, बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट, ए बी ओ तथा ए डैश बी डैश ओ क्या है, समरूप है। देखिए ये स्टूडेंट्स, ये और ये, तो लिखो त्रिभुज, ये किसकी वैल्यू, ये जो अब हम एक्टिविटी कर रहे हैं किसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हैं, ए डैश बी डैश और ए बी, समरूप की प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं। तो लिखो त्रिभुज ए बी ओ तथा ए डैश
बी डैश ओ समरूप है, यानी कि उनके रूप समान है, समरूप है। ठीक है, और दोनों कैसे समकोण त्रिभुज है, देखो ये रहा ए बी ओ और ये रहा ए डैश बी डैश और ओ समरूप है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको हर तरीके से समझा सकता हूं। जब समरूप होता है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। देखिए तो इनकी संगत भुजा क्या है, संगत भुजा देखिए, इसका मैं आधार लेता हूं, क्या लेता हूं, आधार। ठीक, पहले चलो ये बहुत अच्छा, ए डैश बी डैश है तो पहले ये लिख लो, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन सर इसके संगत, इसमें कौन सी भुजा है, ये क्या है, इसके लिए लंब है तो इसमें अपॉन ए बी बराबर, बहुत ध्यान से है ना। अब हम इसका आधार लेते हैं, ये पहले क्योंकि ये वाला पहला ट्रायंगल है तो इसका आधार क्या होगा, ए डैश ओ, अब इसका आधार ले लेते हैं ए। कितना सिंपल स्टूडेंट्स, वैल्यू रखिए इसकी, ए डैश ओ कितना है, ए डैश ओ ये रहा वी ओ और ए ओ ये रहा ए ओ, ये माइनस है माइनस यू ओ, तो अब ये मान इसमें रख दो। ठीक है, आता है तो m बराबर कितना आया, m बराबर a डैश बी डैश की वैल्यू रख दो, ये तो क्या आया वी ओ अपॉन यू ओ और चिन्ह माइनस यहां लगा दो इंटू डी अपॉन यू ई। इस समीकरण को हम नंबर दे देंगे 3। ठीक है फ्रेंड्स, इस समीकरण को कितने नंबर दे देंगे, 3। अब दो स्थितियां संभव है कि ये जो अंतिम प्रतिबिंब है एक बार कहां पर बन सकता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बन सकता है और स्पष्ट दृष्टि की अनंत पर बन सकता है। दोनों के लिए हम कैलकुलेट करेंगे और ये क्वेश्चन में पूछा भी हुआ है। तो देखिए हेडिंग डाल नीचे, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, स्पष्ट दृष्टि की, हम इस सबको मिटा रहा हूं, हेडिंग डालिए, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने। नंबर 1, हाँ इसके लिए दो। अब दो स्थितियां संभव है। ठीक, अब दो स्थितियां संभव है, अब दो स्थितियां संभव है। कौन कौन सी, नंबर 1 हुई क्या भाई, जब अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी किसी पर डी, यानी कि डी पर, बिल्कुल ऐसे लिखिए आप बने, और इसे लिखो किसके रूप में, हेडिंग के रूप में लीजिए इसे। ओके, हेडिंग के रूप में लीजिए इसे। तो करते हैं हम, लेंस की फोकस दूरी लगाएंगे किसके, नेत्रिका के लिए फोकस दूरी के सूत्र से, है ना, अर्थात नेत्रिका के लिए। तो लिखो नेत्रिका के लिए फोकस दूरी के सूत्र से, नेत्रिका के लिए फोकस दूरी के सूत्र से। अब दूसरे कलर का यूज कर लीजिए, फोकस दूरी के सूत्र से। ठीक है, फोकस दूरी का सूत्र लगाइए। आप देखो फोकस दूरी का सूत्र क्या है, फोकस दूरी का सूत्र ये होता है, क्योंकि फोकस दूरी ये क्या, लेंस की फोकस 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये तो होता है। अब इसे आप नेत्रिका के लिए यूज कीजिए, तो करो नेत्रिका के लिए, नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी है, एफ ई, इसकी फोकस दूरी हम यहाँ एफ ई, और इसकी फोकस दूरी क्या है, ये एफ ओ। तो लिखिए 1/f की जगह क्या लिख देंगे, एफ ई इक्वल टू 1/v की जगह वी ई माइनस 1/u। नोटेशन के रूप में लिख दिया, ई फॉर आई पीस। अब हम अपनी इस स्थिति के लिए क्या वैल्यू पुट अप करते हैं। ठीक है, इस स्थिति के लिए, इस स्थिति के लिए बताओ प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, यानी वीई, वीई का मतलब नेत्रिका, आई पीस के लिए कितना, -d,
ये तो बना V बराबर, तो ये वैल्यू पुटअप यहाँ कीजिए, 1/Fe बराबर 1/V की जगह क्या रखेंगे, -D माइनस, और U E की क्या, U क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, U। अब हमें इससे किसकी वैल्यू निकालनी, D/UE की वैल्यू निकालनी है, और इसे हम क्या कर देंगे, रख देंगे। तो इसे सोल्व कीजिए, 1/Fe बराबर, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/, चलो इसे ऐसे, इसको इधर लेके आता हूँ, इसको इधर ले आइए, प्लस हो जाएगा 1/D, बहुत ध्यान से, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। किसकी वैल्यू चाहिए मुझे, D/UE की, तो इसमें ऊपर नीचे किससे मल्टीपल कर दो, D से कर दो, अर्थात D/Fe प्लस D/D बराबर D/U। कोई फर्क पड़ा, D से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दी, तो देखो क्या हो चाहिए, D/Fe, ये तो +1 हो जाएगा, और ये D/U आ जाएगा, और ये मान किस में रख दो, समीकरण 3 में, तो रखिए ये मान समीकरण 3 में रखिए समीकरण 3 में कितना होगा, m बराबर -VO/U, वो तो है ही, और देखो इस पूरे टी की बटे क्या रख दे, 1 + D/Fe, यही आवर्धन क्षमता का सूत्र है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, यही आवर्धन क्षमता का सूत्र है। मैं इस देख लेता हूं, ठीक है, आ रहा है वीडियो में, तो ये क्या है, यही आवर्धन क्षमता का सूत्र है, यही आवर्धन क्षमता का सूत्र है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब बताइए दूसरा केस हम क्या ले, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो देखिए यहां पर इसे कर, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर, इसे मिटा दीजिए, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। सेकंड केस, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, ये मैं मिटा ही रहा हूं, बिल्कुल ये बिल्कुल नए सिरे से, ये जब दूसरा स्थिति वो क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने। तो देखिए इसमें नेत्रिका की फोकस दूरी से बना, नेत्रिका की फोकस दूरी के सूत्र से, नेत्रिका के लिए फोकस दूरी के सूत्र से, रखिए, तो फोकस दूरी क्या होगी, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, नेत्रिका के लगाइए इसे, 1/Fe बराबर 1/VE माइनस 1/UE। इस स्थिति के लिए, इस स्थिति में V प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, यानी V अनंत पर, तो लगाइए 1/Fe बराबर 1/∞ माइनस, चिन्ह से रखोगे UE, तो देखिए 1/Fe, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 1/UE, या UE बराबर क्या आ जाएगा, Fe, और ये मान बस यहाँ रख दो, यह मान समीकरण 3 में रखने पर रखो, तो m बराबर देखो -VO/UO, ये रहा -VO/U, और D/UE की जगह क्या रखते हैं हम, Fe। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी जगह हमने रखते हैं, तो इसमें ये आ गया, यही आवर्धन क्षमता का सूत्र, यही आवर्धन क्षमता का सूत्र है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इनको तैयार करते रहिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार काम करते रहिए, किसी का इंतजार मत कीजिए,
आप मेहनती बनिए, आलस से बिल्कुल त्याग दीजिए अगर अपने आप को लाइफफुल बनानी है। आप स्वयं के भविष्य निर्माता स्वयं हैं, तो बहुत मेहनत से पढ़िए, हैप्पी मूड में पढ़िए। हैप्पी मूड में जब हम पढ़ते हैं तो थकते नहीं हैं, और उसकी पॉजिटिव एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, तो पॉजिटिव ही रिजल्ट ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।